राधे राधे सभी को। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। और जैसा कि आपको पता है, हमारी ऑनगोइंग कंप्यूटर PYQ सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम पुराने जो सीजीएल मेंस और सीएचएसएल मेंस में जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम लगा रहे हैं। साथ साथ हम एनालाइज कर रहे हैं कि किन टॉपिक्स पे जो है क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस क्लास में हम सीएचएसएल मेंस के क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, जो कि कंडक्ट हुआ था 10 जनवरी 2024 को। और हम देखेंगे कि किस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किस तरह से आपको अप्रोच करना है और किस तरह से जो क्वेश्चंस का पैटर्न है जो पूछा गया है उसके बारे में हमें जानने को मिलेगा इस सीरीज़ में। तो बने रहिए लास्ट तक। तो बिना देरी करे हम आज का जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे। चलेंगे अपने थीम श्लोक की तरफ, जो कि आपको पता है क्या है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तनिरोध। प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट आर द की टू कंट्रोलिंग द माइंड। ये हमारा इस सीरीज का थीम श्लोक है। तो इसी श्लोक को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। चलेंगे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है ये। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ URL, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या वो सर्वर है, क्या वो पोर्ट नंबर है, क्या वो एरर कोड है, क्या वो मल्टीप्लेक्सर है। तो लास्ट क्लास में हमने URL की बात की थी, ठीक है। और हमने देखा था कि URL जो है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है। तो आपको पता चलेगा कि हमने लास्ट क्लास में ये जाना था कि पोर्ट नंबर भी एक पार्ट होता है URL का। साथ साथ URL होता क्या है और कैसा होता है ये आप देख सकते हैं। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट है, ये उसका URL है, ठीक है। URL होता क्या है एक्चुअल में, ये वर्ड से मिलके बना होता है, अल्फ़ाबेट से मिलके बना होता है, जिसमें URL जो है वो टॉप ऑफ द वेब पेज आपको एड्रेस बार में देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें जो आप HTTP देख रहे हैं, ये आपका एक प्रोटोकॉल है जिसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। www वेब में दो तरह के प्रोटोकॉल होते हैं, एक होता है HTTP, एक होता है HTTPS। S का मतलब सिक्योर होता है और वो ग्रीन कलर से आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है कि वेबसाइट बिल्कुल सिक्योर है, कोई भी वायरस वगैरह कोई भी चीज़ आपको जो है अफेक्ट नहीं करेगी। यहाँ जो www है, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ये जो पूरा है, ये जो पूरा आप देख रहे हैं, ये बेसिकली एक डोमेन है, ठीक है। डोमेन क्या है, नाम होता है वेबसाइट का, और हर वेबसाइट का अपना खुद का एक डोमेन होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि हर वेबसाइट का खुद का अलग यूनिक नेम होता है, किसी दो वेबसाइट का सेम डोमेन नहीं होगा। उसमें जो edu.au है, ये आपका टॉप लेवल डोमेन है, जिसका मतलब है ये बताता है कि जो साइट है वो एजुकेशनल है, कमर्शियल है, गवर्नमेंट है, कैसी है, उसके बारे में जो बताता है, दैट इज योर टॉप लेवल डोमेन। उसके बाद जो आप देखते हैं क्या बोलते हैं जो AU है, ये आपका जोग्राफिकल डोमेन है। ये बताएगा कि कहाँ की साइट है, ऑस्ट्रेलिया की है। AU का मतलब ऑस्ट्रेलिया IN लिखा होता है, तो मतलब कि इंडिया की साइट है वो, है ना, ये सब लिखा होता है। उसके बाद आता है आपका पाथ, ये पाथ है। और पाथ के बाद भी आगे होते हैं, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एकदम से मेरे दिमाग से वो नाम जा रहा है, ठीक है। तो पाथ का ही एक जो पाथ सब टाइप होता है, उसमें हम पोर्ट नंबर देखने को मिलता है, मतलब पाथ में ही हमें पोर्ट नंबर देखने को मिलता है। इस करंट जो URL है उसमें नहीं दे रखा, लेकिन आपको ऐसा कुछ नंबर टाइप का दिखागा, 443 हो गया, 543 हो गया, ऐसा कुछ दिखेगा, तो आप समझ जाइए ये पोर्ट नंबर है। जस्ट आपके डोमेन के बाद लिखा होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ओके। तो ये आपका बेसिक URL का स्ट्रक्चर है, जिसे आप समझना है। सर्वर, एरर कोड और मल्टीप्लेक्सर ऐसा कुछ भी नहीं होता जो URL में मेंशन होता है या URL का पार्ट होता है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। आगे आएंगे अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ।
दूसरा क्वेश्चन आपका पूछता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ अलाइनमेंट ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट में एक अलाइनमेंट ऑप्शन होता है, ठीक है, नाम से आप समझ रहे हैं अलाइनमेंट, चीजों को जो अलाइन करता है, ठीक है। तो क्या इसका मतलब है? टू इंसर्ट इमेजेस एंड ग्राफिक्स, टू एडजस्ट द स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस ऑफ टेक्स्ट, टू चेंज द फॉन्ट कलर ऑफ द टेक्स्ट, या फिर टू कंट्रोल द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेसमेंट ऑफ द टेक्स्ट विथ मार्जिन। तो अलाइनमेंट का मतलब क्या है? जो टेक्स्ट को अलाइन कर रहा है, यानी कि उसको कंट्रोल कर रहा है, टू कंट्रोल द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट विथ इन द मार्जिन। ये आपका अलाइनमेंट का यूज है, उसका फंक्शन है। ग्राफिक्स और इमेज इंसर्ट करने के लिए हम फॉर्मेट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। किसका? फॉर्मेट। और स्पेसिंग के लिए हम लाइन स्पेसिंग यूज करते हैं। अब वहीं फॉन्ट कलर अगर हमें चेंज करना हो तो हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम फॉन्ट का कलर एज वेल एज साइज एज वेल एज उसका टाइप जो है फॉन्ट का, वो सब हम जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। और फॉन्ट कलर लिख दिया मैंने यहाँ पे, सॉरी, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, ठीक है। और प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि अलाइनमेंट 4 प्रकार का होता है। ये आप देख सकते हैं, ये अलाइनमेंट है। जो 4 ऑप्शन देख रहे हैं आप, ये बेसिकली आपका अलाइनमेंट है। दिस इज योर लेफ्ट अलाइनमेंट, जहां पे जो वर्ड्स हैं पैराग्राफ में वो लेफ्ट की तरफ अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज योर सेंटर अलाइनमेंट, जहां पे जो शब्द लिखे हैं वो पेज के सेंटर में आ जाएंगे। ये राइट अलाइनमेंट है, पेज जो है वो राइट में हो जाएगा। और ये है आपका जस्टिफाई, ये आपका नॉर्मल जैसे दिखता है वैसा, उसको जस्टिफाई। तो 4 तरह के आपके अलाइनमेंट होते हैं, ये चीज आपको समझनी है। और अलाइनमेंट कहां पर देखने को मिलते हैं? तो याद रखना है आपको, अलाइनमेंट आपके होम टैब के अंदर आते हैं। किस टैब के अंदर? होम टैब के अंदर, याद रहेगा। दिस इज योर अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट का मतलब क्या, मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लो मैंने लिखा, ये मतलब एक पेज है, ठीक है। मान लो मैंने लिखा हेलो, ठीक है। अब अगर मैं इसको करता हूं सेंटर अलाइनमेंट करता हूं, अगर मैं इसको पे क्लिक करता हूं तो आपका टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ जाएगा, कुछ इस तरह दिखेगा, हेलो, ठीक है। अगर मैं राइट अलाइनमेंट करता हूं तो आपका जो टेक्स्ट है वो कुछ राइट की तरफ से दिखेगा, मतलब हेलो यहां दिखेगा। तो ये है आपका अलाइनमेंट, बेसिक काम है, दैट इज टू कंट्रोल दी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेसमेंट, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये अलाइनमेंट का काम है। आप मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द रोल ऑफ रैम, रोम। यहां पर रोम की बात कर रहे हैं, रीड ओनली मेमोरी की, रैम की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने देखा है कि हर एक वीडियो में जो हमने अभी तक किए हैं, या हर एक PYQ क्लास में जो हमने देखा है, रैम और रोम के बारे में हर एक क्लास में एक क्वेश्चन पूछा है ना। तो आप ये मान के चलिए कि रैम और रोम जो है आपके हॉट टॉपिक्स हैं, ग्रीन टॉपिक्स हैं, जिस पे क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जाते हैं और बनेंगे इन फ्यूचर भी। तो रोम और रैम के बारे में को पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि देखो, मेमोरी जो है वो 2 प्रकार की होती है, एक को हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, एक को बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? हार्ड डिस्क हो जाएगी, CD हो जाएगी, DVD हो जाएगी, ये सब क्या है? ये सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है। प्राइमरी मेमोरी आपकी 2 प्रकार की होती है, एक को हम बोलते हैं रैम, एक को हम बोलते हैं रोम। रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। ये फर्दर डिवाइडेड है सब पार्ट्स में, उनको हमें अभी इस याद नहीं करना है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बताए हैं जब हम रोम वगैरह की बात करते हैं। इसमें हम जो है रैम और रोम दोनों के बारे में जान लेते हैं। देखो, जो रैम होती है वो आपकी वॉलेटाइल नेचर की होती है। वॉलेटाइल का मतलब क्या है? जैसे ही आपने सिस्टम बंद किया वैसे ही जो डेटा है वो उड़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? वो टेम्परेरी उसका नेचर है, टेम्परेरी स्टोरेज करती है। वहीं रोम जो होती है वो नॉन वॉलेटाइल होती है, यानी कि चीज़ों को परमानेंटली स्टोर करती है। इसलिए रोम जो है वो बायोस, जिसको हम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो बोलते हैं, यानी कि जो स्टार्टअप के लिए जरूरी होता है, उसको हम स्टोर करते हैं ताकि वो कभी खराब ना हो, उड़े ना, ठीक है। क्योंकि अगर उड़ गया तो आपका कंप्यूटर जो है स्टार्ट ही नहीं होगा, आपका डेस्कटॉप जो है वो स्टार्ट ही नहीं होगा, आपका लैपटॉप जो है स्टार्ट ही नहीं होगा।
इसलिए बायोस जो है वो हमेशा रोम में स्टोर होता है। वहीं जैसे सीपीयू को काम कर रहा है, मान लो आप पेंट पे कुछ ड्राइंग वगैरह कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपकी रैम चल रही है, रैम जो है वो एक्टिव है। तो नॉर्मल ऑपरेशंस में रैम एक्टिव होती है। जैसे मैं ये पीपीटी पढ़ा रहा हूँ आपको पीपीटी के थ्रू, तो इस समय पे जो मेरी डेस्कटॉप जो मेरे लैपटॉप है उसकी रोम जो है वो एक्टिव होगी, ये चीज़ आती है। और रैम में राइट करना, रैम में चीज़ों को एडिट करना ईजी होता है, रोम में जो है इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि रोम के बहुत सब टाइप्स हैं, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं पी रोम हो गया, ई पी रोम हो गया, डबल ई पी रोम हो गया, एम रोम हो गया, है ना। इसमें से कुछ जो हैं वो इरेजेबल होते हैं, कुछ नहीं होते, इसलिए जो है रोम को एडिट करना कंपलसरी, मतलब इतना आसान नहीं होता। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है रोम का क्या फंक्शन है, मैनेजिंग दी नेटवर्क कनेक्शन। कौन कौन से नेटवर्क कनेक्शन है उसको मैनेज करना, नहीं, ये किसका काम है, किसका काम है ये कंट्रोल पैनल में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको सेटिंग्स वगैरह जो है विंडोज़ में जाएंगे तो वहाँ पे आप देख सकते हैं ये नेटवर्क कनेक्शन। स्टोरिंग यूजर जनरेटेड फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स, है ना, स्टोर करने का काम किसका होता है, रैम का, अभी मैंने बताया, ठीक है। स्टोरिंग द कंप्यूटर फर्मवेयर एंड स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन, जिसको हम बायोस भी बोलते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये किसका काम है, रोम का। कंप्यूटर के जो स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन है वो रोम में स्टोर होते हैं, ताकि जो है वो परमानेंटली स्टोर रहें। प्रोवाइडिंग टेम्पररी स्टोरेज फॉर रनिंग एप्लीकेशन, ये भी रैम का काम होता है। और रैम को ही हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं या मेन मेमोरी बोलते हैं, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है, या मेन मेमोरी, ये आप समझिए, ठीक है। तो ये आपका रोम का बेसिक फंक्शन है, ओके। आगे आते हैं, व्हाट इज DDoS अटैक इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। तो नेटवर्क सिक्योरिटी के जो कंटेक्स्ट में DDoS का मतलब क्या है, अटैक होता क्या है। पहली बात आपको DDoS का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, दैट इज योर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, ये इसका मतलब है। तो ये अटैक होता क्या है, एन अटैक दैट एम्स टू एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटीज इन सॉफ्टवेयर। तो ये कौन सा होता है, ये तो वॉर्म होता है, मैंने वायरस, वॉर्म और क्या बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स के बारे में बताया था। एन अटैक दैट फ्लड्स अ नेटवर्क विथ एक्सेसिव ट्रैफिक टू ओवरवेलम एंड डिस्टर्ब इट्स ऑपरेशन, दिस इज योर DDoS। DDoS क्या करता है, आपके नेटवर्क को इतना भर देगा, इतना भर देगा, इतना ट्रैफिक भर देगा कि आपका जो सिस्टम है वो हैंग हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा। दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। सी ऑप्शन क्या बोलता है, अ टाइप ऑफ मालवेयर दैट रेप्लिकेट इटसेल्फ एंड स्प्रेड थ्रू अ नेटवर्क, ये भी वॉर्म है जो रेप्लिकेट करता है खुद को। अ सोशल इंजीनियरिंग अटैक दैट टारगेट अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल, है ना, एक कुछ ही चुनिंदा लोगों को अटैक करता है, दैट इज, इसको क्या बोलते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा तो पक्का होगा, ये मैंने पढ़ाया भी है, आप मुझे बताएंगे इसको क्या बोलते हैं, इस अटैक को क्या बोलते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और थोड़ी सी बात कर लेते हैं DDoS कैसे हमला करता है। तो ये आप देखिए, ये अटैकर है जिसको हम हैकर बोलते हैं, साइबर अटैकर मान लीजिए, ठीक है। मान लो इसको कुछ कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, इफेक्ट करना है, इन्फेक्ट करना है, ठीक है। तो ये बहुत सारे बॉट बनाएगा, क्या बनाएगा, बॉट, जैसे ये इसने नेटवर्क ऑफ बॉट्स बनाए, ठीक है। अब बॉट्स क्या करेंगे, आपको पता है बॉट्स क्या करते हैं, बार बार खुलते रहते हैं, एक खोलो तो दूसरा खुल जाता है, दूसरा खोलो तो तीसरा खुल जाता है ना। तो ये इस सिस्टम को भेजेंगे इस सिस्टम में, तो सिस्टम में जैसे ही आप कोई फाइल खोलेंगे, है ना, उससे दूसरी फाइल खुल जाएगी, उससे कुछ और खुल जाएगा, उससे कुछ खोल जाएगा। जैसे आप देखते हैं, है ना, जैसे आप देखते हैं कोई आप साइट खोलते हैं, उसमें कोई ऐड होता है ना, या फिर कोई लिंक होता है, जिसको आप लिंक को खोलो तो एक्चुअल में वो लिंक नहीं खुलता है, कोई दूसरी साइट खुल जाती है, फिर उसको क्लोज करो, फिर वापस एक और साइट खुल जाएगी, फिर उसको क्लोज करो, बड़ी मुश्किल से आप ओरिजिनल लिंक पे पहुंच पाते हैं। तो दैट इज क्या है, वो क्या है, वो DDoS अटैक ही है, ठीक है। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है, अ साइबर अटैकर इन्फेक्ट्स द डिवाइस ऑफ कॉम्प्रोमाइज्ड इंटरनेट यूजर क्रिएटिंग अ नेटवर्क ऑफ बॉट्स, नेटवर्क ऑफ बॉट्स बनाते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्टेड बॉट डिवाइसेस फ्लडेड द टारगेट सिस्टम विथ मल्टीपल रिक्वेस्ट। The attacker server website or application is overwhelmed with traffic resulting in system slowdown or crash.
या फिर क्रैश को ही हम हैंग बोलते हैं। तो सिस्टम आपका हैंग हो जाता है। तो इस तरह से आपका DDoS अटैक जो है वो काम करता है। ठीक है, आगे आते हैं। व्हाट इज फिशिंग? देखो, जैसे DDoS अटैक होता है वैसे ही एक टाइप का अटैक होता है जिसको हम फिशिंग बोलते हैं। फिशिंग भी एक तरह का सिक्योरिटी अटैक है, नेटवर्क सिक्योरिटी अटैक है। ठीक है, वही हमें पूछा है कि क्या होता है। तो अ टाइप ऑफ वॉर्म दैट स्प्रेड थ्रू ईमेल अटैचमेंट, ये नहीं है ना, ये कुछ और होता है। क्या होता है हमने ऑलरेडी देखा है। अटैक दैट फ्लड्स अ नेटवर्क विद एक्सेसिव ट्रैफिक टू डिसरप्ट इस सर्विसेज, अभी हमने देखा इसको क्या बोलते हैं, DDoS बोलते हैं। एन इंजीनियरिंग सोशल इंजीनियरिंग अटैक दैट ट्रिक यूजर इनटू रिवीलिंग इट्स सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, इट इज नोन एज फिशिंग। देखो, ये फिशिंग जो है ये आपको फिशिंग की तरह लग रहा है, जैसे मछली पकड़ना। फिशिंग का मतलब क्या होता है, मछली पकड़ना। मछली पकड़ते हैं हम, जाला जाला डालते हैं, उसमें क्या है, हम मछली को उल्लू बनाते हैं कि भैया खाना यहीं पे है, आ जाओ, और फिर हम पकड़ लेते हैं। तो सेम चीज़ है, ऐसा अटैक जहाँ पे आप यूज़र को उल्लू बना रहे हैं कि वो अपना ATM पासवर्ड वगैरह या फिर कुछ मतलब कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक कर दे, उस अटैक को हम फिशिंग बोलते हैं एंड इट इज़ अ क्राइम। तो ये चीज़ आपको समझनी है। लास्ट है टाइप ऑफ मालवेयर दैट स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड USB ड्राइव्स। तो USB की ड्राइव्स के थ्रू ये वायरस है। ठीक है, मतलब कि अपने पेन ड्राइव घुसाई और आपका सिस्टम जो है वो अटैक हो गया, उसमें वायरस वगैरह घुस गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। ओके, और आगे आते हैं, फिशिंग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये फिशिंग का प्रॉपर फंक्शन है। ठीक है, क्या होता है, देखो पहला स्टेप क्या है, ये हैकर है, ये जो खतरनाक डॉन जॉन जैसे आप बोल लो, है ना, ये अटैकर है। अटैकर सेंड फिशिंग मेल्स टू टारगेट, एक मछली का जाला या फिशिंग मेल बोल लो, एक मेल भेजेगा आपको टारगेट को। ठीक है, अब टारगेट को लगेगा कि जैसे जैसे मेल नहीं आता है आपके मोबाइल में, मेल आते होंगे कि आपके अकाउंट में 2,000 रुपये जमा हो गए हैं, तुरंत क्या बोलते हैं इसको, कैश आउट करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करें। तो वो क्या है, वो फिशिंग मैसेजेस ही हैं। ठीक है, वैसे ही आपको अटैकर जो है फिशिंग मेल भेजता है, विक्टिम उस पर क्लिक कर लेता है और उस साइट पर पहुंच जाता है। जो साइट जो होती है वो फेक होती है। ठीक है, और जैसे ही आपने वहां पे इंफॉर्मेशन डाली, आपने अपने मोबाइल का OTP वगैरह डाला, ठीक है, वो हैकर के पास पहुंच गया। और हैकर जो है भैया चालू आदमी, आपने OTP डाला नहीं, उसने वहां से अपने लिए शॉपिंग करी नहीं। समझ गए? तो दिस इज द फोर्थ स्टेप, द हैकर यूजेस द विक्टिम क्रेडेंशियल्स टू एक्सेस प्राइवेट इंफॉर्मेशन। तो ये है आपका फिशिंग अटैक, है ना, और जो इस टाइम पे बहुत कॉमन है। नॉर्मली क्या है, पहले जैसे जैसे इंटरनेट आगे बढ़ रहा है, अब जो है हम पहचान नहीं पाते। हमको बैंक वाले मैसेज भी ऐसे आते हैं जैसे लगता है कि मतलब कि यही असली बैंक वालों ने भेजा है, लेकिन एक्चुअली में वो होते नहीं है। तो वो क्या है, वो भी एक तरह का फिशिंग अटैक भी है। ठीक है, पहले फिशिंग मेल के थ्रू होती थी, अब जो है मैसेजेस के थ्रू भी होती है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। कौन बोलता है, RBI बोलता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। ओके, जेन्युइन चीज़ों में, और मेन चीज़ क्या है, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। कोई भी साइट अगर खोलते हैं आप, तो उसके आगे HTTP लिखा होता है, और अगर HTTPS लिखा हुआ है, S मतलब होता है सिक्योर, तो आप मान के चलिए ये साइट जो है, किसी साइट के अंदर ये लिखा हुआ है तो ये साइट फेक नहीं होगी, ये सिक्योर साइट है, इससे आपके डेटा को दिक्कत नहीं है। तो हमेशा फेक और ओरिजिनल वेबसाइट के बारे में ये चीज़ जान के चलिए, जिसके आगे S नहीं लिखा हुआ है, वो जो साइट है वो आपके रिस्क पे है। ठीक है, मतलब उसमें खतरा है। ठीक है, तो जो S लिखी है वो सिक्योर साइट है, ये आपको समझनी है। ओके, तो ये चीज़ का आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है। आगे आते हैं, व्हाट इज वर्कबुक इन एक्सेल। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वर्कबुक क्या होती है ना। वर्कबुक क्या होती है, इट इज़ अ फाइल कंटेनिंग मल्टीपल वर्कशीट, बहुत सारी वर्कशीट मिलके एक फाइल बनाती है जिसको हम वर्कबुक बोलते हैं। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, ये देखिए, देखो ये आपकी वर्कशीट है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये क्या है, वर्कशीट है। ठीक है, ये सब मिलकर एक फाइल बना रही है। फाइल का नाम क्या है, यहां पर इसका नाम है बुक 1। तो ये बुक 1 क्या है, ये आपकी वर्कबुक है। ठीक है, वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वर्कशीट, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट 5, जितने भी हो सकते हैं। ये जो प्लस साइन है ना, इसको आप क्लिक करोगे तो आप ऐड कर सकते हो वर्कशीट को।
ठीक है। बाकी आपको पता है जिस सेल पे हम काम कर रहे होते हैं वो उसके कॉर्नर जो है वो डार्क हो जाते हैं, जैसे ये डार्क दिख रहा है और ये डार्क हो गया है, तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव सेल, जिस सेल पे हम काम कर रहे हैं। और उसका एड्रेस जो है वो यहाँ दिखता है, इसको हम बोलते हैं एड्रेस बार, इसको एड्रेस बार बोलते हैं। और इसमें कंटेंट, इस बॉक्स में जो है कंटेंट लिखा जाता है, इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला बार। क्या बोलते हैं? फॉर्मूला बार। ठीक है, ये आपको पता है। और क्या मैंने बताया था कि जो ये होती हैं इनको हम बोलते हैं रोज, ये नंबर से रिप्रेजेंट करती हैं 1 2 3 4 5 6, और जो ABCD लिखा हुआ है ये होती हैं आपके कॉलम्स, ये इनको बोलते हैं कॉलम्स। ठीक है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। और ये आपके स्क्रॉल बार, ये स्क्रॉल बार होता है, इससे मतलब लेफ्ट राइट जा सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है, इससे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं और इससे लेफ्ट राइट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कर सकते हैं, इससे अप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, आगे आते हैं। What is the keyboard shortcut to paste copied content from the clipboard in most Windows application? तो ये देखो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, कट कॉपी पेस्ट के जो ऑप्शन है वो आपको याद करने हैं, शॉर्टकट याद करने हैं। तो पेस्ट करने के लिए आप कौन सा यूज़ करते हैं? सिंपल है, Ctrl+V करते हैं। Ctrl+C किसके लिए करते हैं? कॉपी करने के लिए। Ctrl+X किस लिए करते हैं? कट करने के लिए। और Ctrl+Z किस लिए करते हैं? अंडू के लिए। अच्छा, एक चीज़ मैं बताता हूँ जो आपको नहीं पता होगी। देखो, जब भी चीज़ें आप कॉपी या पेस्ट कट करते हैं, है ना, तो वो चीज़ें कहाँ जाती हैं? वो सबसे पहले जाती है क्लिपबोर्ड में। ठीक है, आप लोग मतलब मान लो कि मुझे इसको कॉपी करना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट कर लिया, अब मुझे इसको कॉपी करना है तो मैं Ctrl+C करूँगा। Ctrl+C मैंने किया, Ctrl+C के बाद जो चीज़ें हैं, जो कंटेंट है वो आपका क्लिपबोर्ड में जाएगा। ठीक है, फिर जब तक आप Ctrl+V नहीं करेंगे तब तक वो दूसरी जगह जाके पेस्ट नहीं होगा। जैसे ही आपने Ctrl+V किया वो दूसरी जगह जाके पेस्ट हो गया। उससे पहले तक जो वर्ड है, जो सेंटेंस है, वो आपका क्लिपबोर्ड में जाता है। याद रहेगा ये चीज़ आपको याद रखनी है। और देख लेते हैं ऑप्शन, जैसे कि अगर आप Alt+V करते हैं तो आप मेन्यू में जा सकते हैं। Ctrl+A से आप पूरे टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जितना भी पूरा एक पेज में होगा पूरा टेक्स्ट जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा Ctrl+A से। C से आपको मैंने बताया कॉपी कर सकते हैं। F से फाइंड कर सकते हैं, किसी एक पैराग्राफ में कोई शब्द ढूंढना है तो हम Ctrl+F करेंगे तो उसमें उस बॉक्स खुल जाएगा, उस बॉक्स में लिख दीजिए कि मुझे इस पैराग्राफ में ये ढूंढना है तो आपको मिल जाएगा। फाइंड एंड रिप्लेस, एक शब्द ढूंढ के हमें रिप्लेस करना है, मतलब मैं मान लो 2024 लिख दिया गलती से हर जगह, अब मुझे इसको 2025 लिखना है, तो मैं अब पता नहीं मैंने एक पैराग्राफ में कितनी बार 2024 लिखा है, मुझे कोई पता नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? Ctrl+H दबाऊंगा। Ctrl+H से फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, जब फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुल गया तो आप फाइंड के आगे एक बॉक्स बना होगा और एक रिप्लेस के आगे बॉक्स बना होगा। तो फाइंड में वो 2024 लिख दीजिए कि मुझे 2024 को ढूंढ के रिप्लेस करना है उसको 2025 से, और फिर रिप्लेस ऑल का यहाँ पे ऑप्शन दबा दीजिए। तो उससे क्या होगा, जितने भी 2024 लिखा होगा, जहाँ जहाँ लिखा होगा वो 2025 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर न्यू डॉक्यूमेंट खोलना है तो Ctrl+N करना पड़ेगा। फाइल खोलनी है कोई तो Ctrl+O, प्रिंट ऑप्शन खोलना है तो Ctrl+P, सेव करना है फाइल को Ctrl+S, पेस्ट करना है Ctrl+V, कट करना है Ctrl+X, रीडू करना है तो Ctrl+Y, और अंडू करना है Ctrl+Z। ये याद रखना, Y से जो है रीडो होगा और Z से जो है वो अंडू होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि हर एक PYQ में, हर एक क्या बोलते हैं शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे आते हैं। What is the main purpose of BCC field in the email composition? ईमेल कंपोजिशन में BCC का मतलब क्या होता है? तो देखो मैंने आपको बताया था, फिर से बता देता हूँ। जैसे ये मान लो आपका ईमेल है, ये नॉर्मल मोबाइल से आप भेज रहे हैं वो वाला है, ठीक है।
और क्या बोलते हैं, अगर आप कंप्यूटर से भेजेंगे, लैपटॉप से भेजेंगे, तब भी कुछ ऐसे ही दिखाई देगा। तो देखो, जिसको जो टू लिखा होता है, ये जो टू लिखा है, टू के आगे जो आप जिसका नाम लिखते हैं वो आपका रेसिपिएंट होता है। रेसिपिएंट का मतलब क्या है, जिसको आप भेज रहे हैं। और सीसी बीसीसी का मतलब क्या है, सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, और बीसीसी का मतलब होता है, बी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। मतलब इसके साथ साथ, रेसिपिएंट के साथ साथ और किन लोगों को भेज रहे हो वो आप सीसी और बीसीसी में ऐड कर सकते हो। तो आप बोलोगे कि दोनों में ऐड कर सकते हो, फायदा क्या है? फायदा क्या है यहां समझो। बीसीसी का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब क्या है, मान लो, मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं, ठीक है। मेरे 4 दोस्त हैं, अमन, अमन, मोहन, और क्या क्या है, कटप्पा, कटप्पा लिख लो एक, और एक लिख लो, क्या नाम था, कुछ भी लिख लो, मिसेस एक्स, ये हमारी एक्स है, ठीक है। अब मैंने मैसेज भेजा कि भैया देखो, शाम को हम सब जो है पार्क में मिल रहे हैं 5 बजे, 5 PM पे हमें जवाहरलाल नेहरू पार्क में मिलना है, ठीक है। ये मैसेज है, ठीक है। तो रेसिपिएंट 2 में हम जो है एक ही नाम डाल सकते हैं, तो मैंने 2 में लिख दिया यहाँ पे अमन, कि पहले अमन को भेजता हूँ, अमन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा BFF है, ठीक है। इसको भेजा। अब मुझे बाकी लोगों को भेजना है ना। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मैं मिसेस एक्स को भेज रहा हूँ, इसको जो मैसेज भेजूँ वो अमन, मोहन और कटप्पा को ना पता चले। पता चल जाएगा तो भाई मेरी खिंचाई हो जाएगी, है ना। तो मैं मतलब क्या कर रहा हूँ, मैं बाकी लोगों को ब्लाइंड करना चाह रहा हूँ, है ना। तो मैं एक्स का जो नाम है वो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में डालूंगा, और मोहन के साथ मैं बाकी लोगों को भेज रहा हूँ तो उनका नाम जो है मोहन और कटप्पा जो है, मैं उनका नाम कार्बन कॉपी में डालूंगा। उससे क्या होगा, मैसेज सबको पहुंचेगा, लेकिन जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में जो नाम है उसका नाम दिखेगा नहीं। मतलब अमन, मोहन और कटप्पा को ये नहीं पता चलेगा कि मैंने एक्स को भी यही मैसेज किया है। समझ रहे हो? तो ये है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। उसके बाद जो मैसेज होता है, जो मेन मैसेज होता है उसको ईमेल बॉडी बोलते हैं, जो मैसेज का टॉपिक टाइटल होता है उसको हम सब्जेक्ट लाइन बोलते हैं, ठीक है। और अटैचमेंट क्या होती है, मान लो हमको कोई PDF भेजनी है, कोई फोटो भेजनी है ना, कुछ और चीज़ भेजनी है, तो वो हम अटैचमेंट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। तो आते हैं वापस, BCC का मतलब क्या होता है, टू इंक्लूड मल्टीपल मेन रेसिपिएंट इन अ सिंगल फील्ड, नहीं, ये तो टू का है फंक्शन। टू इंडिकेट द इंपॉर्टेंस ऑफ ईमेल की इंपॉर्टेंस बताने के लिए, नहीं। टू सेंड कॉपीज ऑफ ईमेल विथाउट रिवीलिंग द अदर रेसिपिएंट एड्रेस, विथाउट रिवीलिंग, दूसरों को पता नहीं चल पाए भाई, तो दैट इज द काम ऑफ BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। टू अटैच फाइल टू द ईमेल, ये तो अटैचमेंट का काम है, किसका, अटैचमेंट, ठीक है। या फिर टू इंक्लूड मल्टीपल मेन रेसिपिएंट, इसकी तो CC का काम है, सॉरी, टू का नहीं, ये CC का काम है, ठीक है। टू में तो हम मेन रेसिपिएंट जो है एक बंदे है उसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो कार्बन, ये आप, आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। दोबारा ईमेल का जो स्ट्रक्चर है वो समझाने की जरूरत आपको ना पड़े, ठीक है। आगे आते हैं, What protocol is commonly used for sending and receiving emails? तो सेंडिंग और रिसीविंग ईमेल्स के लिए हम, ईमेल सेंड और रिसीव करने के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, यूज़ करते हैं, कॉमनली यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कौन सा होता है वो, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिक्योर सेल प्रोटोकॉल जो है वो सिक्योरिटी पर्पस में यूज होता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो फाइलों के ट्रांसफर ओवर इंटरनेट उसमें यूज होता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें मेल भेजना है भैया, समझ रहे हो। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये किस में यूज होता है, आपने यूआरएल में देखा कि नहीं देखा, हम यूआरएल में डालते हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं, तो आप साफ साफ जो है क्वेश्चन को एलिमिनेट करके भी आराम से कर सकते थे। अब SMTP प्रोटोकॉल क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो 3 तरह के प्रोटोकॉल जो हैं वो यूज होते हैं ईमेल में। एक को हम बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक को बोलते हैं IMAP, एक को बोलते हैं POP, ठीक है। IMAP का मतलब क्या है, इंटरनेट मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल। POP का मतलब क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल।
ठीक है, एसएमटीपी मैंने बता दिया। अब तीनों के तीनों जो है, देखो क्या बोलते हैं, ये जो आईएमएफ और जो पीओपी होते हैं, आईएमएफ और जो पीओपी होते हैं, ये मीडिया मैसेज एक्सेसिंग प्रोटोकॉल होते हैं। इसमें मैसेज को एक्सेस किया जाता है। लेकिन एसएमटीपी जो है वो ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, मतलब इसमें सेंडिंग भी किया जाता है, इसमें रिसीविंग भी किया जाता है। आईएमपी जो है या तो ये सिर्फ सेंड करने के लिए होता है और ये सिर्फ रिसीव करने के लिए होता है। ठीक है, मतलब आपको मैसेज भेज रहे हो तो आप आईएमएफ के थ्रू भेज सकते हो, लेकिन जो मैसेज रिसीव होगा वो पीओपी प्रोटोकॉल के थ्रू होगा। ठीक है, ये चीज। और उसके बाद आईएमएफ जो है, आईएमएफ के बारे में जो एसएमटीपी है उसके बारे में बताना चाहिए कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग एंड डिलीवरिंग मैसेज। ये मैंने बता दिया आपको कि दोनों काम करता है, ट्रांसफर करता है। ठीक है, सेकंड चीज, डज नॉट स्टोर ईमेल्स ऑन द सर्वर, वो डायरेक्टली सेंड कर देता है। वो सर्वर पे मेल को, आपने कोई मैसेज भेजा उसको स्टोर नहीं करता। ये आपका एसएमटीपी है। वहीं मैं आईएमएफ की बात करूं, ठीक है, ये क्या करता है, ये सारे मैसेजेस को स्टोर कर लेता है सर्वर पे। ठीक है, और अगर किसी ने रिक्वेस्ट करी तो उसको डाउनलोड कर देता है। इसलिए इट अलाउस यूजर टू एक्सेस ईमेल फ्रॉम वेरियस डिवाइसेस। ओके, वहीं पीओपी 3 की बात करें, 3 का मतलब क्या है, ये अभी लेटेस्ट वाला है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो है वो लेटेस्ट वाला है। इट डाउनलोड मैसेजेस व्हेन कनेक्टेड टू इंटरनेट। जब इंटरनेट क्या बोलते हैं, इंटरनेट पे कनेक्टेड हो तो सारे मैसेज डाउनलोड कर देता है ऑटोमेटिकली, और उसके बाद जो है वो डिलीट कर देता है सारे मैसेज सर्वर से। ठीक है, और जिनका जिनका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो मतलब कि थोड़ा वैसा है कि मतलब कि कभी जो है फुल कनेक्शन मिल रहा है, कभी थोड़ा सा डंडी मिल रही है, उसके लिए ये पीओपी जो है वो सुटेबल रहता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये 3 तरह के जो है ईमेल प्रोटोकॉल होते हैं, और जो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज होता है वो दैट इज योर एसएमटीपी प्रोटोकॉल। ओके, याद रहेगा। मैसेज रिसीव में कौन सा यूज होता है, तो पीओपी 3, ये चीज़ आपको याद नहीं है। आईएमएफ जो है सेंड में यूज होता है, और आईएमएफ और पीओपी जो है दोनों के दोनों जो है मैसेज को स्टोर करते हैं सर्वर पे। एसएमटीपी स्टोर नहीं करता है। आपने भेजा यहां से सर्वर पे गया, सर्वर से वो दूसरे पे चला जाएगा, स्टोर नहीं करेगा वो। ओके, एसएमटीपी का ये फंक्शन है। ठीक है, आगे आते हैं। ये आपका एसएमटीपी कैसे काम करता है ये आप देख सकते हैं। सेंडर ने मैसेज भेजा, सर्वर पे गया, ठीक है, एसएमटीपी प्रोटोकॉल लगा, सर्वर से वो इंटरनेट के थ्रू जो है रिसीवर के सर्वर पे गया। एसएमटीपी इंटरनेट पे उसने स्टोर नहीं किया। ठीक है, और रिसीवर के सर्वर से जो है रिसीवर तक कैसे पहुंचता है, वो पीओपी से पहुंचेगा या तो आईएमएफ से पहुंचेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी। इस तरह से जो है पूरा का जो पूरा प्रोसेस है वो इस तरह से काम करता है। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का कौन सा एग्जाम्पल है, तो मैंने बताया था आउटपुट डिवाइस होते क्या है, ये मैंने आपको बताया। फिर भी समझा देता हूं एक बार। देखो, 2 तरह के डिवाइस होते हैं, एक होता है इनपुट डिवाइस, एक होता है आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जो है डेटा को भेजते हैं, ठीक है, भेजते हैं। आउटपुट डिवाइस जो है डेटा को शो करते हैं। आप कैसे भेजते हो, जैसे कीबोर्ड पे आपने कुछ टाइप किया, तो कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। आपने जो टाइप किया वो कहाँ दिखता है, यहाँ हेलो जो लिखा है यहाँ दिखेगा आपको, तो मॉनिटर क्या है आपका, आउटपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक गेम खेल रहे हैं, आप बोल रहे हैं लेफ्ट चलो, राइट चलो, ऊपर चलो, नीचे चलो, है बोल रहे हैं, तो ये जॉयस्टिक क्या है, ये इनपुट डिवाइस है। बारकोड रीडर, ये क्या है, इनपुट डिवाइस है जो कि बारकोड रीड करता है। स्कैनर जो है आपकी फोटो को क्या है, कंप्यूटर के अंदर भेजेगा। इनपुट, आपने फोटो डाली यहाँ पे और या फिर कुछ पेपर ना डाला, उसको अंदर भेजेगा कंप्यूटर के अंदर, तो वो क्या है, इनपुट डिवाइस है। माउस से आप क्लिक कर रहे हैं, वो भी इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर, आप मान लो पीडीएफ को प्रिंट कर रहे हैं, है ना, अपना एडमिट कार्ड निकाल रहे हैं, तो एडमिट कार्ड बाहर निकल के आ रहा है, तो वो क्या है, वो क्या है, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन आउटपुट डिवाइस है, आप कोई गाना बजा रहे हैं लेकिन आपको कान में किससे सुनाई दे रहा है, हेडफोन से सुनाई दे रहा है, तो हेडफोन क्या है, आवाज़ को बाहर भेज रहा है, इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस। जो अंदर भेजे वो इनपुट, जो बाहर भेजे वो आउटपुट। ये चीज़ समझिए, क्लियर। इससे बेसिक चीज़ आप कहीं भी नहीं समझ सकते। ओके, आते हैं वापस क्वेश्चन पे।
तो आउटपुट डिवाइस कौन सा है? माइक्रोफोन इनपुट है, स्कैनर इनपुट है, माउस इनपुट है, आउटपुट कौन सा है? प्रिंटर। ओके, तो सिंपल था। आगे आते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ALU, जिसको हम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं, इन अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU में ALU का क्या काम होता है? इट एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शन बाय परफॉर्मिंग कैलकुलेशन ऑन लॉजिकल कंपैरिजंस। इट मैनेजेस डेटा फ्लो बिटवीन कंप्यूटर CPU एंड मेमोरी। इट कंट्रोल द स्पीड ऑफ CPU फैन, या फिर इट कनेक्ट्स CPU टू पेरिफेरल डिवाइसेस। अब समझो, CPU के जो है 3 कंपोनेंट होते हैं। तो ये तो पूरा ये तो ब्लॉक डायग्राम है कंप्यूटर का, लेकिन जो CPU है, जिसको हम प्रोसेसर भी बोलते हैं, है ना, इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। एक को हम बोलते हैं CU कंट्रोल यूनिट, एक को हम बोलते हैं ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एक को हम बोलते हैं मेमोरी यूनिट MU। ठीक है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या करता है? वो आपके ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। ऑपरेशंस यानी कि मान लो 1 + 2 करना है, मान लो 3 - 2 करना है, मान लो 4 × 2 करना है, मान लो 8/4 करना है। ये क्या है? ये आपके कैलकुलेशन है, लॉजिक कैलकुलेशन, लॉजिक क्या बोलते हैं, लॉजिकल कंपैरिजंस है। ये कंपेयर करना है कि A = B है कि नहीं है, ये क्या है? कंपैरिजन है। तो ऐसे ऑपरेशन जो है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट करती है। मेमोरी यूनिट नाम से समझ में आ रहा है, ये डेटा को स्टोर करता है। वहीं कंट्रोल यूनिट जो है, ये प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये स्पीड ऑफ CPU फैन जो है उसको कंट्रोल करता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ALU क्या करता है? ALU इट एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बाय परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल कंपैरिजंस। ये ALU का काम है। ठीक है, ALU की फुल फॉर्म याद रखनी चाहिए, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। आगे आते हैं, हाउ कैन यू ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इन MS Word 2016। तो MS Word 2016 में एक डॉक्यूमेंट को आपको खोलना है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो कैसे खोलेंगे? सिंपल सी बात है, ओपन करने के लिए हम कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं? Ctrl+O। Ctrl+S से क्या होता है? सेव होता है। Ctrl+P से क्या होता है? प्रिंट होता है। Ctrl+N से क्या होता है? न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, न्यू प्रेजेंटेशन खुल जाएगी। एक होता है Ctrl+M। Ctrl+M से क्या होता है? उससे न्यू स्लाइड खुल जाती है। ये चीज समझनी है आपको। न्यू प्रेजेंटेशन खोलनी है तो Ctrl+N करेंगे, लेकिन न्यू स्लाइड अगर क्रिएट करनी है तो आपको Ctrl+M करना है। ओके, और देख लेते हैं। Ctrl+B से क्या होगा? Ctrl+B से सेल का साइज जो है, एक्सेल में रो का साइज जो है वो कम डिक्रीज हो जाएगा। Ctrl+D है, डेटा को कनेक्ट करेगी। Ctrl+E जो है शीट की डिस्क्रिप्शन देगी। आई थिंक ये सारे जो है एक्सेल के शॉर्टकट्स हैं। ठीक है, MS एक्सेल के शॉर्टकट्स हैं। ओके, तो Ctrl+H करेंगे तो प्रेजेंटेशन मोड ऑन हो जाएगा। Ctrl+M से न्यू वर्कशीट ओपन हो जाएगी। Ctrl+N से न्यू वर्कबुक। समझ रहे हो? Ctrl+Shift+B से आप इंक्रीज कर सकते हैं सेल और रो साइज। Ctrl+W से स्वैप कर सकते हैं। Ctrl+डाउन एरो से रोज को शॉर्ट कर सकते हैं, और लेफ्ट से कंट्रोल कॉलम्स को नैरोअर कर सकते हैं। Ctrl+राइट से वाइडर कर सकते हैं। Ctrl+अप से रोज को टॉलर कर सकते हैं। Ctrl+टैब से आप ओपन वर्कशीट्स में क्या बोलते हैं, घूम सकते हैं। ठीक है, आगे पीछे कर सकते हैं। Ctrl+टैब से स्विच कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? MS एक्सेल के कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं। ठीक है, तो MS एक्सेल के रिगार्डिंग इनमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, आगे आते हैं। विच कीबोर्ड शॉर्टकट ओपन्स फाइल मैनेजर, जिसको हम विंडोज एक्सप्लोरर भी बोलते थे, इन विंडोज 10।
तो विंडोज़ 10 में फाइल एक्सप्लोरर अगर खोलना हो तो आप कौन सा शॉर्टकट यूज़ करेंगे? तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। हमको पता है विन की के साथ, विंडो की के साथ ई दबाना है। ये विन नहीं है, ये विंडो की है। ठीक है, विंडो की अगर आपने देखी होगी तो कुछ इस प्रकार होती है, ऐसी बनी होती है। दिस इज योर विंडो की। तो विंडो की के साथ अगर हम ई दबाएंगे तो आपका जो है फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा। ओके, और विंडोज की से और क्या क्या फंक्शन है तो आप समझिए। ठीक है, अगर मान लो हम फाइल एक्सप्लोरर में हैं और हमें न्यू टैब खोलना है तो हम कंट्रोल टी करेंगे, है ना। ये हम बात कर रहे हैं ठीक है विंडोज एक्सप्लोरर की। करंट टैब को बंद करना है तो कंट्रोल डब्ल्यू, सारे टैब को बंद करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस डब्ल्यू, करंट टैब को बंद करना है तो कंट्रोल ऑल्ट प्लस F4, है ना। करंट टैब को छोड़ के सारे बंद करने हैं तो अगर अगले टैब पे जाना है तो कंट्रोल टैब, प्रीवियस टैब पे जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब, कंट्रोल गो टू स्पेसिफिक टैब नंबर तो कंट्रोल प्लस जो नंबर है। जैसे मतलब अगर मुझे सेकंड टैब पे जाना है तो कंट्रोल प्लस सेकंड नंबर दबाऊंगा मैं। ठीक है, अगर लास्ट टैब पे जाना है तो मैं कंट्रोल प्लस 9 दबाऊंगा। ठीक है, ओपन अ न्यू विंडो तो कंट्रोल N, क्लोज अ करंट विंडो तो ऑल्ट F4, और नई विंडो पे जाना है तो मुझे तो नेक्स्ट विंडो पे जाना है सॉरी तो ऑल्ट प्लस टैब। ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। ठीक है, जिसमें से लास्ट के 3 तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी ही चाहिए। ओके, आगे आते हैं। वॉट इज द पर्पस ऑफ अ सर्च इंजन ऑन द इंटरनेट? इंटरनेट पे सर्च इंजन का क्या काम है? अब सर्च इंजन होता क्या है, नाम से समझो, ऐसा इंजन जो सर्च करे। सर्च इंजन यानी कि ऐसा इंजन जो सर्च करे। इंजन का मतलब क्या है? कंप्यूटर की भाषा में इंजन क्या है, एक एप्लीकेशन होता है। ठीक है, जैसे बाइक होती है, बाइक के इंजन्स होते हैं बहुत सारे, वैसे ही अगर मैं इंटरनेट की बात करूँ तो इंटरनेट तो सब कुछ ऑनलाइन चीज़ें हैं, डिजिटल चीज़ें हैं, तो वहाँ पे इंजन क्या होगा, तो जो एप्लीकेशन है वो वहाँ उस इंटरनेट के इंजन्स होंगे। तो सर्च इंजन क्या करता है, वो सर्च करने में हेल्प करता है। जैसे मान लो मुझे सर्च करना है कुछ गूगल पे, मान लो मुझे सर्च करना है कि CHSL 2023 में टायर 2 कौन सी डेट को हुआ था, है ना, ये मुझे देखना है। तो मैं गूगल पर सर्च करूंगा। तो गूगल क्या है, अब मैं गूगल पे क्यों सर्च कर रहा हूँ, मैं फेसबुक पे क्यों नहीं सर्च कर रहा, क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन है। समझ रहे हो? फेसबुक पे क्यों नहीं सर्च कर रहे हो, व्हाट्सएप पे क्यों नहीं सर्च कर रहे हो, क्योंकि व्हाट्सएप और फेसबुक जो है वो सोशल क्या बोलते हैं, सोशल सर्विस प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जहां पे आप इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। तो सर्च इंजन क्या होगा, टू सर्च एंड रिट्रीव रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी वेब या फिर इंटरनेट, उसको हम बोलते हैं सर्च इंजन। जैसे कि कौन कौन से होते हैं आपके, हो गए याहू, बिंग, गूगल, डक डक डो, ठीक है, ask.com, बाइडू, ये सब क्या है, ये आपके सर्च इंजन सारे के सारे जो हैं, नेवर, यांडेक्स, ये सब क्या है, सर्च इंजन है आपके। यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन को सर्च और रिसीव करते हैं। अब देखो सर्च कैसे होता है, मैं आपको एक बार प्रोसेस समझा देता हूँ, है ना, तो आपको मतलब थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा। सर्च इंजन का सबसे पहला स्टेप है, वो है, इसको बोलते हैं हम क्रॉलिंग। क्रॉलिंग में क्या होता है, द वेब क्रॉलर सर्च एंटायर वेब्स एंड गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू दी सर्च। मान लो मैंने क्या सर्च किया था, मैंने सर्च किया था कि मुझे CHSL मेंस 2023 का डेट देखना है कि कब हुआ था। तो आपको पता है इंटरनेट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो क्रॉलिंग जो पहला स्टेप है उसमें क्या होता है, उसमें जो वेब क्रॉलर्स होते हैं वो पूरे मतलब दुनिया भर की इंफॉर्मेशन को सर्च करेंगे, और जिसमें CHSL मेंस का जिक्र होगा वो सब चीज़ जो है वो एक पेज में आपको ला के रख देंगे। तब आप देखते हैं कि यहाँ पे एक लिंक यहाँ पे होता है, एक लिंक यहाँ पे होता है, एक लिंक यहाँ पे होता है ना। तो ये सब क्या है, उसके बाद इंडेक्सिंग, सेकंड स्टेप क्या है, इंडेक्सिंग।
उसको, ये जो मैंने बताया ये इंडेक्सिंग है ना। गैदर डेटा को ऑर्गेनाइज कर देंगे कैटलॉग की फॉर्म में। जैसे मान लो यहाँ पे लिख देंगे कि क्या बोलते हैं, कोई बताओ मुझे, जैसे टेक्स्ट बुक CHSL है ना, मेंस 2023, डेट वगैरह, एक्सपेक्टेड डेट वगैरह, या फिर यहाँ पे दूसरा मान लो कि दूसरा और कोई कौन सा है, अड्डा मान लो, अड्डा 247 ये बता रहा है कि CHSL मीन्स क्या क्या है, ऐसे करके लिंक आते हैं ना आपको दिखते हैं जो ब्लू करके टिक होते हैं, तो दैट इज इंडेक्सिंग। उसने इंडेक्शन कर दिया कि जितने भी CHSL मीन्स के जितने भी लिंक रिलेटेड लिंक हैं वो आपके सामने पेश कर दिए। थर्ड इज सर्चिंग। सर्च इंजन जो है वो डेटा को रैंक करता है अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंस ऑफ द सर्च क्वेरी। आपने जो पूछा उसके अकॉर्डिंग जो है कितनी बात जो है वो लिंक कर रही है। मतलब मान लो इसमें पहले वाले में डेट का नंबर रखा है, दूसरे वाले में PDF दे रखी है ना। तो मतलब अब देखो हमें डेट चाहिए, तो मतलब डेट और डेट इससे मैच कर रहा है तो इसको पहले नंबर पर रखेगा और इसको दूसरे नंबर पर रखेगा। इस तरह से जो है वो क्या है, रैंक वाइज जो है उसको सॉर्ट कर देता है। इट इज सर्चिंग। फोर्थ इज डिस्प्ले करना। मोस्ट रेलेवेंट डेटा आर डिस्प्ले टू द यूजर ऑन द सर्च पेज, जिसको हम SERP भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 4 स्टेप होते हैं जब आपका सर्च इंजन जो है किस तरह से काम करता है वो। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। ओके, आगे आते हैं। ये हमारा आज का शायद लास्ट क्वेश्चन है। विच नेटवर्किंग प्रोटोकॉल इज यूज टू असाइन IP एड्रेस डायनेमिकली टू डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। हमें डिवाइसेस को, जितने भी हमारे कंप्यूटर एक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, उनको नाम देना है, उनकी नेमिंग करनी है, लेकिन हमें डायनेमिकली करनी है। डायनेमिकली का मतलब क्या है, मान लो मैंने, मतलब 4 सिस्टम है, एक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, ठीक है, सब जो है नेटवर्क की सुविधा ले रहे हैं। मान लो ये जो है 10 बजे इसने अपना सिस्टम ऑन किया और उसने कुछ सर्च किया, इसने 11 बजे किया, सिस्टम खोला। ये बेचारा आलसी, इसको फॉर्म बना था, इसने बोला कि मैं तो रात के 8 बजे फॉर्म भरूंगा, इसने 8 बजे सिस्टम खोला। तो भाई देखो, हर डिवाइस जो है अपने अपने टाइम पे सिस्टम खोल रहा है, अपने अपने टाइम पे जो है नेटवर्क को एक्सेस कर रहा है। तो मतलब कि उस टाइम पे जो है नेटवर्क में जो डायनेमिकली, जो उसी टाइम पे जो एड्रेस असाइन करेगा कंप्यूटर को, कि ये मान लो ये हमारा सिस्टम A है, ये सिस्टम B है, ये सिस्टम C है, उसी टाइम पे डायनेमिकली जो करेगा उस प्रोटोकॉल को क्या बोलते हैं, ये पूछा गया है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये मैंने बताया कि तो फाइल को ट्रांसफर करने के लिए हो जाता है, तो ये तो भाई असाइन नहीं करेगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है ये URL में यूज होता है, ठीक है, और ये मार्कअप लैंग्वेज है। ये मैं बताऊंगा मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, ये आप जब आगे डेप्थ में समझेंगे तब तो सबसे जानेंगे। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये ईमेल में यूज होता है। तो 3 ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गए। तो ऑप्शन बचा आपका DHCP, जिसका हम बोलते हैं डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये कॉन्फ़िगर कर देता है और डायनेमिकली करता है, समझ रहे हो। तो आप देखेंगे किस तरह से जो है क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ था। अगर आप नहीं भी जानते हैं तब भी आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करके आराम से कर सकते हैं। अब ये DHCP होता क्या है, तो यहां समझते हैं। तो मान लो ये आप है, ये आप है, अब घर बैठ के जो है आप जो है इंटरनेट से कनेक्शन हुए। इंटरनेट से कनेक्ट कौन करता है, राउटर कनेक्ट किया। तो अब आपने बोला कि भैया इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट वालों को पता चलना चाहिए कि ये भैया बंदा है कौन। तो बंदा कैसे पता चलेगा, वो IP एड्रेस से पता चलेगा। तो बोलता है भैया मुझे एक IP एड्रेस दे दो। तो IP एड्रेस जो देगा वो कौन होता है, DHCP सर्वर होता है। और DHCP जो है प्रोटोकॉल, वही आपको जो है IP एड्रेस प्रोवाइड करता है। तो ये बता लो भैया ये तुम्हारा IP एड्रेस है, ठीक है, सिस्टम को बोलता है। और यहाँ से जो है क्लाइंट अपना काम कर रहा होता है, गूगल पे सर्च कर रहा होता है, कुछ भी कर रहा होता है, ऑनलाइन कुछ भी
वीडियो एडिटिंग, इमेज एडिटिंग, कुछ भी कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है DHCP जो है फंक्शन करता है, जो प्रोटोकॉल है इस तरह से वर्किंग करता है। एक DHCP क्लाइंट होता है जो कि जिसको IP एड्रेस चाहिए होता है, वो देता है DHCP प्रोटोकॉल, ठीक है। और कुछ और देख लेते हैं प्रोटोकॉल्स के बारे में जिनको हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि HTTP है, जिसको हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं। इसको वेब ब्राउज़र यूज करते हैं टू कम्युनिकेट विथ वेब सर्वर टू एक्सेस वेबसाइट। वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए मैंने आपको बताया ना URL में यूज होता है। जैसे हम लिखते हैं HTTPS www.google.com। तो google.com क्या है? ये तो डोमेन है, ये वेबसाइट है। हमको इसको एक्सेस करना है, मुझे गूगल पे जाना है, तो हम क्या है HTTPS प्रोटोकॉल का यूज कर रहे हैं। तो ये क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये वेब सर्वर से वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करता है। दो तरह के होते हैं, HTTPS और HTTP। सेम होता है, बस फर्क ये S का है। S का मतलब क्या होता है? सिक्योर। तो मैंने आपको बताया ये ज़्यादा सिक्योर वर्जन होता है HTTP का, क्योंकि ये एनक्रिप्शन यूज करता है, इसलिए ये मोर सिक्योर है। तो जहां पे भी आप HTTPS देखें तो समझ जाइए कि जो आगे वाली साइट है, जो वेबसाइट है, वो सेफ है, वो आपके डेटा को मतलब कि वो नहीं करेगी, चुराएगी नहीं। FTP की बात करें, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो मैंने बताया इट इज यूज टू एक्सेस, एडिट एंड मूव फाइल्स ओवर इंटरनेट, ठीक है। जैसे गूगल ड्राइव है, आप अपनी इमेजेस को बैकअप बना रहे हैं गूगल ड्राइव पे, है ना, तो किसकी मदद से हो रहा है? वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की मदद से हो रहा है। या फिर मान लो आप जो है डाउनलोड कर रहे हैं, कहीं से कोई फोटो डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो FTP कर रहा है। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ये क्या है? ईमेल को रिट्रीव करने में यूज होता है। मैंने आपको बता रखा है, पूरा फंक्शन मैंने आपको समझाया था। IMAP भी समझा रखा है मैंने, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये भी रिट्रीव करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। डाउनलोडिंग ईमेल्स ओनली क्रिएट अ कॉपी ऑन द डिवाइस, सिर्फ कॉपी बनाते हैं। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मैंने बताया, ये जो है ये सेंड और रिसीव दोनों करने में हेल्प करता है, ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, बट ये स्टोर नहीं करता, नेटवर्क पे मैसेज स्टोर नहीं करता। तो ये आपके कुछ प्रोटोकॉल हैं जिनके कुछ एक्रोनिम्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए, है ना, बस, ठीक है। तो यहीं पे जो है हमारा आज का वीडियो, आज का लेक्चर समाप्त होता है। इसी वीडियो के साथ जो है हमने CHSL CGL मेंस के सारे जो PYQs हैं, जो SSC मेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे के सारे हमने सॉल्व कर लिए हैं 2023 के, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास जो है वो बेहद पसंद आई होगी, और मेन चीज़ है आपको प्रोडक्टिव लगी होगी, आपको फ्रूटफुल लगी होगी। आपने इस क्लास से बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत सारे फैक्ट्स जाने होंगे। तो यही मेरा उद्देश्य रहता है कि आप जो है PYQ के माध्यम से जो है बेहतर कर सके एग्जाम पर प्रिपरेशन में, ठीक है। सेकंड चीज, हमने पैटर्न जाना। पैटर्न क्या जाना हमने? मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूं, जैसे कि रैम और रोम के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेकंड चीज, ईमेल से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। थर्ड चीज, जो प्रोटोकॉल्स हैं SMTP, FTP, HTTP, है ना, इन सब पे भी क्वेश्चंस बने हैं। फोर्थ चीज, जो शॉर्टकट्स हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, ये तीनों के बारे में एक एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा ही गया है। तो ये कुछ हमने एनालाइज किया है, कुछ चीजें हमने जानी है, ठीक है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, और उसी वे में, उसी पाथ फॉलो करते हुए आपको चीजों को जो है रिवाइज करना है। याद रखिए, ग्रीन टॉपिक्स, अच्छा मैंने ग्रीन टॉपिक्स बताए हैं आपको कि नहीं बताया? ग्रीन टॉपिक्स वो टॉपिक्स होते हैं, मतलब ऐसा मैंने अपने हिसाब से डिफाइन कर रखा है कि ग्रीन टॉपिक्स या हॉट टॉपिक्स वो टॉपिक्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको ग्रीन टॉपिक्स जो हैं वो पता होने चाहिए कि कंप्यूटर जो एग्ज़ाम होगा, जो आपका मेंस होगा, उसमें कंप्यूटर के कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको इस सीरीज में जानने का मौका मिला होगा, ऐसा मेरा मानना है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।